सो या ये सेकंड पार्ट है उसी का एक कंटिन्यूशन इन कंटिन्यूशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ नेपोलियन। सो फार वी हैव सीन कि किस तरीके से नेपोलियन अपनी मिलिट्री पावर का यूज करता है एंड वेजेस अ वॉर अगेंस्ट द नेबरिंग रीजन। अभी हम रशिया पे ही बात कर रहे थे। देन 1812 he waged a war against Russia and the Russian followed the Scotch earth policy। जहां पे जो भी आएगा उसको स्लॉटर कर देंगे, पानी के अंदर पॉइजन मिला दिया जिससे फ्रेंच आर्मी टिक नहीं पाए। बट इन अपोजिट टू दिस, नेपोलियन जो 6 लाख की आर्मी लेके सोल्जर्स की रशिया गए थे वो वहां पे टिके, मॉस्को के अंदर रहे थे वो। ठीक है। अब होता तो ये है कि अगर कोई भी कंट्री की अगर कैपिटल को ऑक्यूपाई कर लिया जाए तो वो पूरा रीजन ऑक्यूपाई हो जाता है, बट इट हैड नॉट हैपन हियर। अलेक्जेंडर जो बहुत दूर भाग गए थे वहां पे जार रजीम के, he said कि okay, no problem, let him occupy Moscow because he knew कि रशिया की जो ज्योग्राफी है और जो वेदर कंडीशन है वहां पे वो ज्यादा टाइम तक फ्रेंच आर्मी को सरवाइव नहीं करने देगी विदाउट फूड एंड वाटर। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने ऑलरेडी सब जगह स्लॉटर कर दिया जैसे जैसे आर्मी गए। तो अब फ्रेंच आर्मी की स्पीड भी धीरे हो गई है क्योंकि पहले वो विदाउट फूड एंड वाटर जाते थे, सिर्फ घोड़ों पे निकल जाते थे स्पीड के थ्रू। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, स्पीड के लिए जानते थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे अपना मटेरियल जो है वो लाद के जा रहे हैं, उनकी स्पीड भी कम हो गई है। और जब तक वो आगे तक पहुंचे, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना आ गया, वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस जहां पे फ्रेंच आर्मी सरवाइव नहीं कर पाई। और फिर नेपोलियन ने अपने सोल्जर्स को बोला ठीक है यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं, एंड दे रिटर्न बैक टू फ्रांस। तो ये एक सेकंड ब्लंडर माना जाता है कि एक तरफ स्पेन जहां पे 3 लाख की आर्मी लेके गए, वहां पे फाइनेंशियल मिलिट्री लॉस हुआ, और दूसरी बात रशिया के अंदर जहां पे 6 लाख की सोल्जर्स लेके गए थे और रिटर्न में सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स आए थे, मीन्स 5 लाख सोल्जर्स की बलि चढ़ गई थी रशिया के अंदर। तो इस तरीके से ये नेपोलियन का सेकंड ब्लंडर माना जाता है जिसकी वजह से रशिया की जो पोजीशन है वो कंपेरेटिवली काफी स्ट्रांग हो गई। ठीक है ना। अगेन अगर हम बैटल ऑफ लिप्जिग देखते हैं, ये फाइनल बैटल था जो वहां पे कोलिशन के अगेंस्ट लड़ा गया था। तो इस कोलिशन में ऑस्ट्रिया प्रशा तो रहेंगे, दैट्स फॉर श्योर। रशिया भी इन्वॉल्व हो गया और स्वीडन भी एक इन्वॉल्व हो गया था। यहाँ पे फाइनली एक ट्रीटी ऑफ फाउंटेन ब्लू साइन की गई थी जहां पे ये डिसाइड किया गया था कि नेपोलियन को हम मार देंगे। लेकिन इन कंट्रीज ने सोचा कि नहीं, नेपोलियन को मारेंगे नहीं। नेपोलियन को अगर मार देंगे, क्योंकि नेपोलियन एक हीरो है फ्रांस के अंदर, जहां आप इमेजिन करो कि अगर किसी के हीरो को मार दिया जाएंगे तो हो सकता है कि वो हमारे अगेंस्ट वापस से खड़े हो जाए। ठीक है। तो उन्होंने बोला नेपोलियन को कहीं भेज देते हैं और वहां पे एक लुई 18 को बैठा देंगे, मोनार्क को। ठीक है। अगेंस्ट वापस स्टोरी जीरो पे आ रही है, कैसे स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मोनार्की के अगेंस्ट, अगेंस्ट मोनार्की रूल आ रहा है। तो नेपोलियन को एल्बा भेज दिया। मैं आपको एल्बा की लोकेशन भी दिखा देती हूँ क्योंकि नेपोलियन अभी गया नहीं है। ठीक है। आउट हुआ है, नॉकआउट नहीं हुआ है। ठीक है। तो अगर हम एल्बा की कंडीशन देखें, एल्बा आपका यहाँ पे एल्बा की पोजीशन जो है, आई मार्क्ड इट, लेट मी शो यू द मैप। ये छोटा सा एक रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है, छोटू सा रीजन, ये है आपका एल्बा। ये यहाँ पे बेच दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी लुई 18 पे डाल दी कि इनको पेंशन वगैरह भी दो। इनके साथ प्रॉपर, इनको एग्जाइल उस तरीके से नहीं किया गया था, इनको बहुत अच्छा पेंशन मिल रहा था। जिनको भी नेपोलियन से मिलना था वो यहाँ पे आते थे मिलने के लिए। ही वाज हैविंग फन देयर। ठीक है। और लुइस 18 को जब थ्रोन पे बैठाया तो फिर से फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, 3 स्टेट सिस्टम फिर से डेवलप हो गया अगेंस्ट इक्वालिटी, फिर से लोग रिवोल्ट करने लगे। लोग नेपोलियन को याद करने लगे कि नेपोलियन के टाइम पे कितने खुश थे लोग, क्योंकि नेपोलियन ने काफी सारे रिफॉर्म्स भी किए थे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पीपल वर वेरी हैप्पी। तो एक बार क्या हुआ, यहाँ पे अमेरिकन शिप जा रही थी, पास से गुजर रही थी एल्बा के नजदीक यहाँ पे। तो नेपोलियन उनके पास साथ चढ़ के फ्रांस आ गया। तो जब नेपोलियन फ्रांस आया, उसने अपना वार्म वेलकम देखा। पीपल वर सो हैप्पी आफ्टर सीइंग नेपोलियन। उनको लगा कि उनका कोई हीरो आ गया है, एंड नेपोलियन ने देख के खुश हुआ कि वाह। तो अगेन मिलिट्री टैक्टिक्स यूज की, लुई 18 को थ्रोन से हटा दिया। जब उन्होंने थ्रोन पे हटाया
तो नेपोलियन वांटेड पीस विद सबके साथ, सब यूरोपियन कंट्रीज के साथ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने इतना रायता फैलाया है थोड़े साल तक, सबको मिलिट्री लॉस, फाइनेंशियल लॉस, हर तरीके का लॉस किया है, नाउ यू कांट एक्सपेक्ट पीस। तो जब उसको नेपोलियन को पता चला, वापस से उनका कॉर्नेशन हुआ, सब हुआ, थ्रोन पे बैठे, तो जब लोगों को पता चला आसपास के कंट्रीज को ऑब्वियसली कि नेपोलियन इज बैक, तो लोग कंट्रीज ने फिर से कोलिशन बनाया। वो उस नेपोलियन पे अटैक करते, इससे पहले ही नेपोलियन ने अटैक कर दिया बेल्जियम पे और जीत गया। अगेन कोलिशन बनी, अलायंस बनी, ब्रिटेन, प्रशा, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, और बैटल ऑफ लिग्नी लिग्नी हुआ। लिग्नी के अंदर नेपोलियन जीत गया, ऐसा माना जाता है, ऐसा कई किताबों में भी लिखा है कि आफ्टर दिस बैटल दे हैविंग पार्टी फ्रांस में, नेपोलियन एंड उनके सोल्जर्स, एंड बारिश हो गई थी। जब बारिश हो गई थी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट, बैटल लड़ना मुश्किल था। लेकिन नेपोलियन को डर भी था, क्योंकि रशिया भी अपनी आर्मी लेके आ रहा था, क्योंकि लिग्नी के अंदर रशिया आया नहीं था लड़ने के लिए। बट अगर बारिश हो रही है तब तक रशिया को टाइम मिल जाएगा कि वो फटाक से अपनी आर्मी वहां से लेके आया, अलेक्जेंडर। तो नेपोलियन वॉज वेरी फियरफुल, और ऐसा बोला जाता है कि नेपोलियन का पेट खराब हो गया था बैटल ऑफ, अगले ही दिन 17 जून को लड़ा जाना था, लेकिन लेट लड़ा गया थोड़ा। तो बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर नेपोलियन की तबीयत खराब हो गई, एंड नेपोलियन वॉज कैप्चर्ड बाय द अलायंस एंड ही वॉज सेंट टू सेंट हेलिना। ही वॉज नॉट किल्ड, क्योंकि लोगों का जो सेंटिमेंट थे वो हर्ट हो जाते। एंड यूरोपियन कंट्री न्यू दैट कि दिस रिवोल्यूशन वॉज अगेंस्ट मोनार्की एंड इट वॉज लेड बाय द पीपल। एंड नेपोलियन जो है वो हीरो है, वो कभी भी जाने नहीं देगा। लोग उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर उसको मार दिया है तो कोई भी अलायंस को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हो सकता है उनके अगेंस्ट ही वॉर कर दे। तो इस बार डिसाइड किया गया कि नेपोलियन को ऐसी दूर जगह भेजेंगे जहां पे कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा नेपोलियन का आना। तो व्हाट दे सेड, उनको सेंट हेलिना सेंड कर दिया गया। नाउ लेट मी शो यू द पोजीशन ऑफ सेंट हेलिना। ये फ्रांस है, ये सेंट हेलिना है। साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर भेज दिया नेपोलियन को सेंट हेलिना। 10 साल ये रहे, ये यहाँ रहे, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 10 साल में उन्होंने अपने बैटल्स के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखा है। काफी सारी बुक्स लिखी थी यहाँ पे कि किस तरीके से कौन सा बैटल उन्होंने लड़ा, क्या उनकी थिंकिंग थी, क्या उनका पर्सपेक्टिव था, क्या एक्सपीरियंस था, क्या माइंडसेट था, एवरीथिंग ही रिटन हियर। एंड लास्ट में ऐसा बोला जाता है कि वॉज नॉट हैप्पी, ही ट्राई टू पॉइजन हिमसेल्फ, और ऐसे ही चक्कर में एट द एज ऑफ 52 ही डाइड। सो दिस वाज द नेपोलियन एरा। हम अगर देखते हैं तो इट वाज अ वेरी ब्रेव एरा। इन्होंने, नेपोलियन ने ऐसे ऐसे वॉर लड़े जिसकी वजह से फ्रांस को एक, कहते हैं ना, एक ग्लोरी जो थी वो नेपोलियन ने प्रोवाइड की थी। ठीक है, अब हम इनके रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि व्हाई ही वाज हीरो। ही वाज हीरो नॉट बिकॉज ऑफ हिज वॉर। ये हीरो इसलिए भी थे क्योंकि इन्होंने अगर मोनार्की को हटाया है तो इन्होंने रिफॉर्म्स भी किए हैं। थर्ड स्टेट के लिए इन्होंने जो रिफॉर्म्स किए हैं वो कभी भी किसी ने रिफॉर्म्स आज तक नहीं किए थे। और फ्रेंच रिवोल्यूशन एक ऐसे आइडियाज दिए थे, नेपोलियन एक ऐसे रिफॉर्म्स दिए थे जो कि आज तक वहां चलते हैं। वहां लोग आज भी नेपोलियन को एक ग्लोरीफाई हीरो की तरह ही ट्रीट करते हैं, जैसे कि रोमन एम्पायर के अंदर अलेक्जेंडर को ग्रीक माइथोलॉजिकल हीरो की तरह ट्रीट करते हैं, सिमिलर वे। तो अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो it is said by the historian that if the conquest of Napoleon was ephemeral, his reforms were built by granite. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करें, ही फोकस्ड ऑन द सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, यूनिफॉर्मिटी एंड एफिशिएंसी। Departments were directly reported to center. He rejected the representative institution. Some historian pointed out as a police state. ये पुलिस स्टेट बनाना चाह रहा था, बट उस टाइम पे फ्रांस को यही जरूरत थी। ठीक है, रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें तो ही वांटेड टू कंट्रोल द ब्लैक मार्केटिंग एंड द स्पेकुलेशन बिकॉज ही वांटेड टू चेक इन्फ्लेशन। ही established the banking reform, he established the Bank of France, trade and commerce, he provided the provision for loans। ठीक है, ही नेशनल एग्जीबिशन स्टार्ट की थी जिसमें फ्रेंच के प्रोडक्ट को प्रमोशन मिलेगा। एजुकेशन रिफॉर्म स्टार्ट किया, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, इनफैक्ट मिलिट्री स्कूल्स बनाई। ठीक है, he said that education reform should not be managed by the church, but he encouraged the role of the state. He focused on a technical education as well.
लीगल रिफॉर्म में अगर बात करें तो यूनिफॉर्मिटी थी लॉ के अंदर, कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी कॉडिफाई किया उन्होंने सारे रिफॉर्म्स को, उनको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। रिलीजियस रिफॉर्म किए, बोला कि रिलीजियस जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि चर्च की अथॉरिटी के लिए। ही एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट विद चर्च विच कॉल्ड कॉन्कॉर्ड, जहाँ पे ये बोला जाता है कि विच कर्टेल द राइट ऑफ द पोप बट एक्सेप्टेड कैथोलिज्म एज अ स्टेट रिलीजन। स्टेट रिलीजन है, कैथोलिक को रखो, बट पोप अथॉरिटी नहीं होगा, लोग डिसाइड करेंगे कि उनको क्या रिलीजन चूज करना है उस मामले के अंदर। ठीक है, यही था नेपोलियनिक एरा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था। रोल ऑफ द वुमन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड क्या था, स्टोरी क्या थी। सेकंड में हमने डिस्कस किया नेपोलियनिक राइज ऑफ नेपोलियन पार्ट 1, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस मुझे दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ रहा है, दिस इज द पार्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो एक और होगा जो कि लास्ट वीडियो होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द रोल ऑफ वुमेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या नेपोलियन पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किसी न किसी फॉर्म में, इधर इन जीएस और इन ऑप्शनल 100%। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको कोई डाउट होता है या आपको कोई दूसरा पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेके, लेट मी नो। थैंक यू सो मच।